हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के तहत उसका जो अगला पड़ाव है 2019 का सीएपीएफ एससी का कंप्लीट पेपर है उसको एनालिसिस करने वाले हैं, जैसा कि हमने 2016, 2017 और 2018 का किया है। इसी प्रकार इसका भी हम डीप एनालिसिस करेंगे अच्छे से। साथ में जानेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुए हैं, जैसे हर साल 5 से 7 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट हो रहे थे, तो इसमें भी कितने क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। साथ ही और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है ये सेशन जो भी कोई यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो सीएससी का हो, चाहे आईईएस का हो, और चाहे ईपीएफओ वाला हो, चाहे एपीएफसी वाला हो, ऐसे सीडीएस के लिए भी। तो जो भी जिसमें भी जीएस आती है और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके लिए ये एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो पॉलिटी से है और भारत के महान्यायवादी के बारे में, क्योंकि महान्यायवादी किसमें आता है आर्टिकल 76 में। और भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि पिछले 2-3 साल से हमने ये देख रहे हैं कि इसमें कितने ही क्वेश्चन, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं के पूछता, शायद ज्यादा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं वाले पूछता, नहीं आंसर, नहीं आंसर। तो बहुत ही अच्छे से आपको रीड करना है क्वेश्चन को, क्योंकि मिस कर दे ये नहीं जो वर्ड है ये मिस करने से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पहला एक ऑप्शन क्या कहता है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को अपने कार्यकालीन कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। हाँ, सरकार की तरफ से भी ये सुनवाई, जो भी न्यायालय जो भी कार्यवाही होती हैं उनमें ये भाग लेता है सरकार की तरफ से, तो ये भी सही है। उसी में उसमें वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। तो ये इसकी जो योग्यताएं हैं 76 में, तो उसमें ये योग्यता भी है कि महान्यायवादी बनने के लिए, क्योंकि काम क्या करेगा, काम ये करेगा कि सरकार की तरफ से जो भी वकील, सरकार का वकील है एक प्रकार से, तो इसको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके बराबर नॉलेज तो होनी चाहिए, किसी भी न्यायाधीश के बराबर। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस हमारे आंसर की दृष्टि से तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गलत नहीं पूछा था। गलत पूछा था तो सरकार के लिए एक पूर्णकालिक परामर्शदाता काउंसलेट है, पूर्णकालिक काउंसलेट नहीं है ये, अल्पकालिक होता है, छोटे समय के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, विधानमंडल में पूछी गई अल्प सूचना के प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्प सूचना के प्रश्नों के बारे में है विधानमंडल, तो ये अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मामले में से संबंधित है और 10 दिनों से कम के नोटिस पर मौखिक उत्तर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना के प्रश्नों के बारे में देखें तो 10 दिनों से कम के नोटिस के साथ आपको मौखिक उत्तर दिया जाएगा इनका। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अल्प सूचना का प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उनका उत्तर देने के लिए सहमत हो। स्वीकार किए जा सकते हैं अगर जो रिलेटेड मंत्री है ना वो आंसर देना चाहता है, तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अल्प सूचना के प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते, गलत, प्रश्न काल के दौरान नहीं पूछे जाते, इसके लिए एक अलग टाइम पीरियड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो संसद एवं राज्य विधानमंडल मंडलों के सदस्यों की योग्यता के संबंध में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इसमें सही नहीं है पूछा है। 10th शेड्यूल हमने पिछले पेपर में पढ़ाई है कि कब ऐड किया गया था दल बदल कानून। सीधा सीधा पूछा गया था किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची, तो 52वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी था पिछले ही पेपर में 2019 में, 2 क्वेश्चन थे कि लोकसभा जो अध्यक्ष है और राज्यसभा के अध्यक्ष, उसकी पावर को मतलब कब बढ़ा दी गई थी और बढ़ गई थी जब ये जो 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी दल बदल की, तब उनकी पावर बढ़ गई थी सभापति की और अध्यक्ष की। तो इसके बारे में सही नहीं है पूछ रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनुसूची अधिकथित करती है कि निर्वाचित सदस्य दल बदल के आधार पर निरहित मतलब अयोग्य किए जा सकते हैं। हाँ, दल बदल के बारे में हमें जानना ही है। दल बदल के आधार पर निर्भरता दूसरे राजनीतिक दलों के विलय के मामले में लागू नहीं होती। दल बदल के आधार पर अयोग्यता दूसरे राजनीतिक दल में विलय, मतलब 2/3 से ज्यादा अगर विलय हो जाए ना, कोई भी पार्टी है उसके 2/3 से ज्यादा सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अभी हाल ही में जो हुआ है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो 2/3 सदस्य हैं वो जाके बीजेपी में मिल गए थे। चड्ढा साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा।
तो ये आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। खैर हम पढ़ 2019 का रहे हैं। विवाद के मामले में संबंधित सदन के सभापति को, ये देखो उसमें जो पिछले साल का पेपर अब ऐसे रिपीट होता है। देखो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था और इसमें देखो एक स्टेटमेंट दे दिया कि विवाद के मामले संबंधित सदन के सभापति या स्पीकर के द्वारा भी निश्चय किए जाते हैं। मतलब सारी पावर हो ना फाइनल करने की, वो पावर किसके पास? अध्यक्ष के पास और सभापति के पास होती है। ये भी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। गलत पूछ रहा है तो डी ही आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन का, तो आंसर डी हो जाएगा। जो मामले अनसुलझे रहते हैं उनमें भारत का उच्चतम न्यायालय अंतिम विभाजक होता है। गलत। इस दल बदल के बारे में जो फाइनल डिसीजन लेता है ना, वो लोकसभा में तो लेता है कौन? स्पीकर लेता है, और राज्यसभा में लेता है सभापति। अंतिम निर्णय इन्हीं के पास होता है। तभी तो ये 10वीं अनुसूची इनको अत्यधिक पावर देती है, दल बदल कानून अत्यधिक पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सूची एवं अंतर वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अब आपको ये क्वेश्चन ना 2016 का जो क्वेश्चन था, 2016 में जो दे रखा था कि कौन से समवर्ती सूची के विषय, कौन से केंद्रीय संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय में कौन कौन से, तो उनसे वो मैच कर सकते। हाँ यहाँ पे एक दो कुछ ज्यादा दे रखा है विषय, लेकिन लगभग उनसे मिल रहा है एक विषय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके पहला जो ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य स्वच्छता किस राज्य सूची में आती है? ये बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का ही विषय है। और संघ सूची में नागरिकता, देशीय और अंतर्देशीय, ये भी सही है, दोनों सही है। संघ सूची में ही आती है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। विधिक चिकित्सकीय अन्य व्यवसाय है कानून, ये सही है, ये भी सही है, समवर्ती सूची में ही आता है। इसमें आंसर हो जाएगा क्या? इसमें आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं तो बी आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य होता है परंतु विषाणुओं में नहीं होता। जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य होता है, सही है, परंतु विषाणुओं में नहीं होता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पहला ही जो कथन है इसका सही स्टेटमेंट है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है परंतु विषाणुओं में नहीं होता, ये गलत है। विषाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है परंतु जीवाणुओं में नहीं होता, ये भी गलत है। विषाणुओं में एक कोशिका झिल्ली होती है परंतु जीवाणुओं में नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया वाले दोनों स्टेटमेंट भी गलत है, और विषाणुओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, ये भी गलत है। जो राइट आंसर वो क्या है कि जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य पाया जाता है परंतु विषाणुओं में नहीं पाया जाता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 6वें क्वेश्चन की, तो यदि किसी कोशिका के चारों ओर उपस्थित माध्यम की सांद्रता कोशिका की अपेक्षाकृत अधिक है, तब निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी? मतलब कोशिका के चारों ओर उपस्थित सांद्रता कोशिका की अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये क्वेश्चन बताऊं कहाँ से मिलेगा आपको? 9th क्लास की जो साइंस की बुकलेट है ना, हाँ उसका जो केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ना, उसमें मिल जाएगा ये। इसमें अपसरण दाब इस तरीके से, अपसरण विसरण, ये सारी चीजें। अब ये जो क्वेश्चन है विसरण का है, तो अगर कोशिका है तो कोशिका की बाहर सांद्रता ज्यादा है तो क्या करेगा? वो सांद्रता है ना अंदर चली जाएगी, और कोशिका है जो फूल जाएगी, फूली हुई दिखाई देगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कोशिका जल को खो देगी, कोशिका जल को खो देगी। उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की ओर कोशिका में क्या होता है? जल का प्रवाह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की बात करें, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह खुरदरी दिखाई देती है, और इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से जुड़े हुए होने से ऐसा दिखाई देता है? तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है ना, अगर सूक्ष्मदर्शी से देखे तो खुरदरी दिखाई देती है। तो ये जो राइबोसोम है ना, उससे जुड़े होने के कारण ऐसी दिखाई देती है। क्या? जो अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी हुई राइबोसोम के चलते दिखाई देती है। 7वें क्वेश्चन में डी आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पादपों में तने व जड़ों की लंबाई में वृद्धि होने का कारण क्या है? तो जो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें जो तने बढ़ जाते हैं, जड़ें, इनकी लंबाई जैसे बढ़ रही होती है, इसका रीजन होता है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो है ना, मतलब जो उसके उत्तक है ना अपने शीर्ष से जो फाइनल होता है, जैसे जड़ है, जड़ का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो धीरे धीरे विभाजित होता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके चलते क्या होता है, ये इनकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पादप कोशिकाओं में स्फीति एवं कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पादप कोशिकाएं वही पेड़ पौधे में कठोरता, स्फीति, ये किसके चलते, किसके कारण प्रदान की जाती है? तो इसमें जो कोशिका रस से भरी धानी होती है ना, उसके चलते
पादप कोशिकाओं को कठोरता स्थिति प्रदान की जाती है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पराग उत्पन्न होता है। पराग कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? तो पराग पराग कोश में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? तो पराग कोश में उत्पन्न होता है। दलपुंज में नहीं, वर्तिका में नहीं, वर्तिकाग्र में नहीं, पराग कोश में उत्पन्न होता है पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हासमान प्रतिलाभ के बारे में है क्वेश्चन कि किसी उत्पादन फलन में जब अधिकाधिक रूप से परिवर्तित कारक की इकाइयां प्रयुक्त की जाती है जबकि एक नियत कारक की मात्राओं को स्थिर रखा जाता है, तो ऐसा बिंदु आता है जिससे परे सीमांत उत्पाद कम हो जाएगा। तो ये किससे मिलता जुलता है? इसका जो आंसर है वो सी है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? एक स्टेटमेंट, हमें चारों में से एक जो गलत है उसको चूज करना है कि वो कौन सा है। तो एक पूर्णतः प्रतियोगी फर्म के औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। गलत पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। किसी एकाधिकार फर्म का सीमांत संप्राप्ति वक्र उसके औसत संप्राप्ति वक्र से ऊपर होता है, नहीं, ये लोचदार होता है। हमने देखा ना, संप्राप्ति वक्र मतलब औसत संप्राप्ति वक्र से ऊपर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। गलत है तो ये आंसर भी हमारा यही हो जाएगा बी। इसके अलावा तो स्टेटमेंट अंततोगत्वा एक प्रतियोगी फर्म सामान्य लाभ ही कमाती है लास्ट, और साम्य अवस्था में एकाधिकार फर्म का सीमांत लागत वक्र आरोही अवरोही या स्थिर अचर भी हो सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मांग की कीमत लोच शून्य। ये जो लोच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सीएससी भी बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। मांग की कीमत लोच शून्य होने, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तात्पर्य क्या है कि मांग की कीमत लोच क्या हो गई? शून्य हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कीमत में जो कुछ भी परिवर्तन हो, मांग तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। मतलब लोच का मतलब होता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग में क्या फर्क पड़ रहा है, और अगर कीमत कम हो रही है किसी वस्तु की तो भी फिर मांग में क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर मांग की कीमत लोच में, अगर कीमत बढ़ने पर मांग में कुछ ही परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि लोच शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। मांग कीमत में जो कुछ परिवर्तन हो, मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो, तो ये हो जाएगा कीमत लोच शून्य। इसके अलावा क्वांट के क्वेश्चन, तो अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्वांट के क्वेश्चन के लिए हम अलग से करने वाले हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट बनने वाली है इनके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं इनका आंसर बताता चलता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहें। तो इस क्वेश्चन को पहली बार छोड़ दिया गया है यूपीएससी ने, आंसर नहीं होगा कुछ। तो इसको जो एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था 2019 2018 में 4 ड्रॉप हुए थे, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15वें क्वेश्चन की। इसी क्रेडिट कार्ड ऋण जहां 24% ब्याज प्रति वर्ष हो पर वास्तविक ब्याज दर क्या होगी यदि मुद्रास्फीति की दर 10% है? तो इसका जो आंसर आएगा ना 15वें क्वेश्चन, वो सी आएगा, 14% आएगी। सी क्रेडिट कार्ड ऋण जहाँ 24% ब्याज, मतलब टोटल ब्याज कितना है? 24% प्रति वर्ष है, और मुद्रास्फीति कितनी? वास्तविक ब्याज दर पर मुद्रास्फीति की दर 10% है। तो वास्तविक ब्याज दर क्या होगी? वास्तविक ब्याज दर क्या होगी? टोटल ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को कम कर दो, कितना हो जाएगी? 14% वास्तविक ब्याज दर होगी, क्योंकि 10% तो किसकी वजह से आ रही है? मुद्रास्फीति की वजह से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 16वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? वुड स्पिरिट कास्ट स्पिरिट के रूप में किसको जाना जाता है? जो मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल, उसको वुड स्पिरिट के रूप में या कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता? टिंडल प्रभाव, तो जल के साथ ताजा मिश्रित किया गया चौक पाउडर ये भी दर्शाता है। जल के साथ परिवर्तित दूध की कुछ बूंदे, जल के साथ अगर आप दूध की कुछ मिश्रित बूंदे अपना दो तो ये भी टिंडल प्रभाव अपनाएगा। स्टार्च का विलयन होता है ना, उसमें भी टिंडल का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा जो नींबू का रस होता है ना, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता और नहीं पूछ रखा है, तो इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, और बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि वो सही स्टेटमेंट है, हमें गलत चूज करना था। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो किसी गैस के द्रवण में द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? किसी गैस को द्रव में बनाना है हमें, तो जो सबसे अनुकूल अवस्था कौन सी होगी? तो देखो गैस है, उसको द्रव में बदलना है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एलपीजी गैस है जिसको सिलेंडर में भरने के लिए पहले उसको संपीड़ित किया जाता है और फिर उसको द्रव में बदलकर द्रव के रूप में बदलकर उसको सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो उसके लिए नीड होगा, तो संपीड़न के लिए बहुत ज्यादा संपीड़न करेंगे गैस को द्रव में बदलने के लिए, तो उच्च दाब की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये तो गलत हो जाएंगे, उच्च दाब की आवश्यकता होगी। साथ ही
चूंकि कम से कम तापमान उच्च दाब है, दाब और टेम्परेचर तो वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर उच्च दाब की जरूरत है हमें, सॉरी यहाँ उच्च दाब की जरूरत है, उच्च दाब की जरूरत है, तो मतलब टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, तो निम्न तापमान, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, लौह, तांबा, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं, मतलब किससे बनाए, किससे निकलते हैं ये एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, जस्ता, इनमें से चारों के अलग अलग अयस्क दे रखे हैं, तो ये किससे निकलते हैं। तो एल्यूमिनियम किससे निकलेगा, एल्यूमिनियम निकलेगा बॉक्साइट से। और लोहा किससे निकलेगा, लोहा, लोहा इसमें मैग्नेटाइट लिया है लोहे के लिए, तो मैग्नेटाइट से। तो लोहा, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट, बॉक्साइट क्रम से लिख रखा है तो ये तो सारे गलत हो गए, क्योंकि बॉक्साइट सबसे पहले आएगा, बॉक्साइट बॉक्साइट, फिर मैग्नेटाइट से लोहा हो गया, तामा हो जाएगा मेलाकाइट से, और कैलेमाइन से निकल जाएगा जस्ता। तो मेलाकाइट से तामा और कैलेमाइन से जस्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं होता, इसको कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता, चार अम्लों के नाम दे रखे हैं उसमें, इसमें ये COOH समूह नहीं होता, वो हमें छांटना है। तो सिट्रिक अम्ल में भी होता है, लैक्टिक में भी होता है, टार्कटिक में भी होता है, इसलिए गलत हो जाएंगे ये। एक्सकोर्बिक अम्ल में ये समूह नहीं पाया जाता, COOH समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। 21वें क्वेश्चन का सोडा अम्ल के बारे में है कि अग्निशामक में यूज किया जाता है ना, उसमें किस किस में होता है सोडा अम्ल अग्निशामक में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन सोडा अम्ल अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन के रूप में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा, हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आ गए। मॉडर्न इंडिया के लिए आप सीरीज फॉलो कर सकते हो जो यूट्यूब पे चल रही है अभी, क्विक रिवीजन के लिए, आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, तीन थे। पहली बात तो काकोरी ट्रेन 2017 वाला क्वेश्चन है, उसमें HRA से क्वेश्चन पूछा गया था, किस 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 को फांसी हुई थी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहेड़ भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, लेकिन सूर्य सेन इससे जुड़े हुए नहीं है। सूर्य सेन को मास्टर कहते हैं, वो तो ये बताना है कि सूर्य सेन जो जिस शस्त्रागार पर धावा बोला था ना, वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भगत सिंह के बारे में स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, ये बिल्कुल सही है, भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल सही कह रहा है। ये हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हाँ HRA जब फेल हो गया था तो इन्होंने HSRA बना लिया था, उसमें भगत सिंह भी जुड़े हुए थे, दोनों सही हैं, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, एक और दो तो होंगे नहीं, तो आंसर डी आएगा, तीसरा ही गलत होगा। अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, नहीं, क्योंकि ये किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। ये बम फेंकने के बाद इन्होंने बताया भी था कि हम बहरे लोगों को सुनाने के लिए बम फेंक रहे थे, कि बहरे लोगों को सुन जाए, वो उनको दिखे कि क्या चल रहा है देश में, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में क्वेश्चन है, पिछली ही बार 2025 का PYQ है, CSE का, UPSC CSE का, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में गलत स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो विद्यासागर के लेखन में बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की थी, ये सही स्टेटमेंट है। इन्होंने जो लेखन रचनाएं की हैं वो बंगाली भाषा में की हैं, तो ये सही है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। इसके अलावा उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विद्यासागर की उपाधि मिली थी, गलत। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विद्यासागर की उपाधि इनको नहीं मिली थी, दूसरा ही जाएगा, क्यों दूसरा आंसर पहला है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। तो एक मतलब चौथा स्टेटमेंट में गलत है। धर्म ग्रंथ समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थकों के बारे में विश्वस्त हुए बिना, मतलब सारी जानकारी के बाद में ही इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, सारे धर्म ग्रंथों का मतलब उनको जानने के बाद। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर उन्हें बहुत उत्साह था, ये सही है। एक और तीन तो सही है, दो और चार गलत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सही पूछ रखा है, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो जलियांवाला में सेना ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई थी, सेना
जनरल डायर की कमान के अधीन थी, ये भी सही है। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी, किसी तरह की चेतावनी नहीं दी, बल्कि जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जहाँ पे वो मीटिंग या अपनी सभाएं कर रहे थे, उसमें उस जगह पे केवल एक गेट था और चारों तरफ से दीवार पैक थी। तो ये जब दीवार मतलब जो मेन गेट था उसमें इन्होंने सैनिक लगा दिए और फिर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के। उसमें इन्होंने तो कुछ सैकड़ों अंग्रेजों ने तो कुछ सैकड़ों लोगों की मृत्यु के आंकड़े, जबकि कुछ हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी उस टाइम पे। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट तीनों सही है, आंसर भी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पहले बात तो ना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें पहले खुद से दे रखा है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली का उपयोग पहली बार सबसे पहले वीवीपैट का उपयोग कहाँ किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन ईवीएम से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि सबसे पहले ईवीएम का रिलेटेड ईवीएम का यूज कहाँ किया गया था, किस राज्य के इलेक्शन में किया गया था, केरल में किया गया था। और सबसे पहले पूरे देश भर में ईवीएम का उपयोग किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीवीपैट का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किया गया था नॉक्सन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है नागालैंड, वहां पे सबसे पहले वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ईवीएम में आप कोई बटन दबाते हो, अपने उम्मीदवार को आप चूज करते हो, तो 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें पता चल जाता है कि आपने किसे वोट डाला है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए, तो ये वीवीपैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 27वें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, करंट से क्वेश्चन हो गया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019, विश्व जनसंख्या की अवस्था 2019 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की विषय वस्तु का नाम क्या है। ये थीम वाले क्वेश्चन देखो, थीम वाले क्वेश्चन, थीम पूछ रखा है, विषय वस्तु क्या थी, ये जो रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आज के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्योंकि 2019 की रिपोर्ट की है, लेकिन ये तो समझ में आ ही रहा है हमें कि जो भी रिपोर्ट आती है ना ऐसी, तो उसकी थीम भी, विषय वस्तु, उद्देश्य क्या था, मोटा मोटा वो भी एक बार देख ही लेना होगा। तो ये इसकी जो थीम थी वो थी अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, तो सी इसका आंसर है। तो आपको थीम याद रखना है UNFPA जो रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जो आई है उसकी। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान से पुरस्कार किया गया। आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इससे जो जानने की बात होगी वो सरस्वती सम्मान पुरस्कार होगा 2025 और 2026 का। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। के शिवा रेड्डी इसका आंसर था। कंदमाल हल्दी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, हल्दी की एक किस्म है और कहाँ की देशज है। GI टैग एक एक क्वेश्चन से एक एक थीम आ रखी है। GI टैग हाल फिलहाल की, ये तो तब की है कंदमाल हल्दी, तो ये दक्षिण जो उड़ीसा है उससे निकल के आती है कंदमाल हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। जायद मेडल एक होगा उस टाइम पे न्यूज में, तो किस देश का है ये जायद मेडल, ये UAE का है। UAE का सर्वोच्च सम्मान है जायद मेडल। सैनिक है, मतलब सैनिकों के अलावा जो दिया जाता है वो सबसे उच्च सर्वोच्च सैनिक सिविलियन सम्मान है, जो कि इस बार है ना अपने PM जो है हमारे वो काफी देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। तो इसकी मैं अलग से एक सेपरेट वन शॉट वीडियो डाल दूंगा, तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। आपको पता चल जाएगा, बारह मोटा मोटा भी देख लोगे तो पेपर में आपको अंदाजा लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर से वो साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना 31वां क्वेश्चन, अब ये है ना बैक टू बैक तीसरी साल है कि 17 में भी, 18 में भी और यहाँ तक कि 19 में भी ये रिपीट हो रहा है। अनुधैर्य तरंगे, सिर्फ यहाँ तक कि अनुप्रस्थ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अनुधैर्य तरंगों से डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रखा है। तो इस बार क्या पूछा है, अनुधैर्य तरंग, जब कोई अनुधैर्य तरंग किसी निश्चित माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक जो संचरित होने वाली राशि है, तो अनुधैर्य तरंगों के बारे में पूछ रहा है। किसी भी जब माध्यम से गुजरती है तो उसके माध्यम में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो संचरित हो रही है ना, तो उस वो जो राशि कौन सी है, वो राशि क्या है। तो केवल ऊर्जा संचरित होती है इसमें, माध्यम का पदार्थ भी संचरित नहीं होता ना, ये दोनों मतलब माध्यम का पदार्थ संचरित, केवल जो तरंग है ना उसकी केवल ऊर्जा संचरित होती है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो ये देखो तीसरी साल है बैक टू बैक अनुधैर्य तरंग से रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चन। तत्व 200 यूरेनियम 235 के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 143 इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। 32 क्वेश्चन में सी आंसर आ जाएगा। ये तो उसके
द्रव्यमान वो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ये द्रव्यमान संख्या होगी तो 143 इसका आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 143। आई लव यू से याद रख सकते हो। एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वोल्ट की शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उसे और कितना बल लगाया गया, मतलब उस पर कितना बल लगाया गया है। और बल का हम सूत्र लगा लेंगे इसमें और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे करके इसके ऑप्शन की तरह इसके ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 600 न्यूटन आएगा, 600 न्यूटन आएगा। डायरेक्ट सीधा साक है, जितनी वोट लगाई जा रहे हैं और जितना गति, मतलब गति जितनी है और जितनी शक्ति है, शक्ति में गति का भाग दे देंगे तो उतना बल लगाया जा रहा है, मतलब 600 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 34वें क्वेश्चन की, तो किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें भी गलत स्टेटमेंट हमें जानना है। 3 स्टेटमेंट सही है, एक जो गलत है वो हमें चूज करना है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग, वैद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। देखो अभी हमने अनुदैर्ध्य तरंग देखा था, वो केवल ऊर्जा का, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या ऊर्जा एवं संवेग दोनों का वहन करती है। सही स्टेटमेंट है, तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत जी आंसर नहीं है हमारा। वैद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित तथा परावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। ध्रुवित किया जा सकता है, परावर्तित। वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्ध्य होती, गलत। ये देखो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन देखो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शनरी हो गए। इसमें तो दे रखा है कि अनुदैर्ध्य तरंग भी है ना, केवल ऊर्जा का संचरण करती है, ये आपने जान लिया। अगर आप इतना जानते हो तो इसका आंसर आप आसानी से निकालोगे 34 वाले क्वेश्चन, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्ध्य होती है। क्योंकि अनुदैर्ध्य होती ना तो फिर वो भी केवल ऊर्जा का संचरण करती, वहन करती, संवेग का थोड़ी ना करती। इसलिए ये दोनों जस्ट कॉन्ट्राडिक्शनरी होगी। इसका आंसर भी आ जाएगा सी, अनुदैर्ध्य प्रकृति की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा स्टेटमेंट अगर पढ़ो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की व्याख्या परिवर्ती वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा होती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 3 तरंगे हैं जो वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और इनमें से एक नहीं है, वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। फिर से वही क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, आपको ये पता है ना, तो 3 क्वेश्चन हो गए। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की, अनुदैर्ध्य होती नहीं है चुंबकीय तरंग, इसलिए रेडियो, प्रकाश एवं सूक्ष्म तरंग तो क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। और ध्वनि तरंग हमारा नहीं में आंसर पूछ रखा है, तो गलत स्टेटमेंट सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन देखो आप। हीरे की चमक का कारण क्या है, हीरे की चमक का कारण क्या है बताओ। तो हीरे की चमक का कारण, हीरे की जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरीके से होती है, जैसे इस तरीके से होती है। तो इसमें एक बार प्रकाश एंट्री करता है, फिर वो इधर टकराता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है, ऐसे घूमता रहता है जब। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है, जिसके कारण हीरे की ये चमक का रीजन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37वें क्वेश्चन की, तो 37वें क्वेश्चन में गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सी दशा अनिवार्य है, कंपलसरी है गेहूं का खेती करने के लिए आपको। तो पहला है इसमें बढ़वार अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान 30 डिग्री, गलत। क्योंकि गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं रबी की फसल है, और रबी की फसल की खेती की जाती है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। तो अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर कितना होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब उसको पकने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए औसतन ज्यादा, ना तो ज्यादा बहुत कम ना बहुत ज्यादा, मतलब 20-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये गलत है गेहूं के लिए। इसके अलावा लगभग 100 दिनों की तुषार रहिता होती है, ये बिल्कुल सही है। और हल्की चिकनी एवं पूरी दोमट मिट्टी चाहिए, तो ये दोनों सही है। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट किस देश में है। तो ये तो वैसे भी अभी भी न्यूज में बना हुआ है बहुत, इस साल तो सबसे ही ज्यादा न्यूज पे ये ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में, और इसके पास में है ईरान का जो भारत जिसको विकसित कर रहा था चाबहार पोर्ट, उसका भी जितना जो ड्यूरेशन भारत के द्वारा लिया गया था ना लीज पर, वो लगभग समाप्त हो गया है 2026 में, इसलिए वो न्यूज में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, इसी को तो कवर करने के लिए जो चाबहार पोर्ट है ना उसका विकास कर रहा है भारत ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग ज्वालामुखीता के एक विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया था। वो टाइम पीरियड बताना है कब, जब जो पश्चिमी भारतीय प्रायद्वीप का एक उत्तर पश्चिमी भाग ज्वालामुखीता के एक विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया था, कब हुआ था। तो ये हुआ था क्रिटेशियस कल्प जो था, क्रिटेशियस कल्प के अंत में। इसका राइट आंसर है क्रिटेशियस कल्प के अंत में, जब वो है
भारतीय उपमहाद्वीप जो प्लेट है वो रियूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरी थी, तब हुआ था, और ये प्रायद्वीप भारत का फिर निर्माण हुआ था। पठार जिसको बोलते हैं, प्रायद्वीप पठार का। क्वांट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है मुझे अभी के लिए। तो 40वें क्वेश्चन का, इसको अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर डी आना चाहिए, मतलब 14 आंसर आना चाहिए आपका। अगर 14 आ रहा है तो आप बिल्कुल राइट हो। तो ये जो, यदि एक वर्त और एक वर्ग का परिमाप समान है तब, तो इसका आंसर है वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक हो जाएगा। यदि वर्त और वर्ग का परिमाप समान है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 42nd, तो 42nd क्वेश्चन का आंसर सी आंसर है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, आपको सॉल्यूशन कर लेना है। और रीजनिंग से क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, तो 43वें क्वेश्चन में बी आंसर आ जाएगा, रविवार उत्तर आ जाना चाहिए आपका। और 44वें क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए सी आंसर आना चाहिए आपका 44वें क्वेश्चन में। वहीं 45 का क्वेश्चन तो डीपीएसपी से है, तो डीपीएससी से हर साल क्वेश्चन आ रखे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रखे हैं। निम्नलिखित में से नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है। देखो पिछले साल भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि 3 स्टेटमेंट डीपीएसपी से थे और एक उसने फंडामेंटल ड्यूटी से दे दिया था। तो आज ये इसमें भी बस वो है, स्टेटमेंट अलग है, बल्कि क्वेश्चन वो की वो है, सेम है। काम पाने का, शिक्षा का, कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार ये डीपीएसपी में है। आर्टिकल इसके लिए जो 42 है वो आ जाएगा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये तो देख लो उसमें भी था ये आर्टिकल 44, ये भी था उस कल वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट आर्टिकल 15 सत्योग पृथक न्यायपालिका कार्यपालिका। लेकिन स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या दिया हुआ नहीं है। स्थानीय स्वशासन में के प्रबंधन में काम, हाँ ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो कामगारों की भागीदारी स्थानीय स्वशासन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं दिया गया डीपीएसपी में, तो डी आंसर हो जाएगा 45वें में। बड़े उद्योग धंधे है ना राज्य के स्तर पर, उसमें है कामगारों को कर्मकारों को जो भागीदारी प्राप्त करने का जो अधिकार है, 42वें संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया था। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस योजना प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब व बंगाल के विभाजन से संबंधित निर्णय इन राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना था। किस योजना प्रतिवेदन के अनुसार योजना बनानी है जिसमें बंगाल के एवं पंजाब के विभाजन के संबंध में निर्णय मतदान के माध्यम से लेने। तो कौन सी योजना थी वो, तो वो जो योजना थी वो थी माउंटबेटन प्लान। विभाजन के लिए एक ही तो है, 3 जून प्लान जिसको बोलते हैं माउंटबेटन का, तो माउंटबेटन प्लान आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही सिद्धांत, मतलब एक क्वेश्चन है ना जो पॉलिटिकल वो पोर्शन जिसमें दर्शन से संबंधित बातें होती है, तो उनसे एक क्वेश्चन तो हर साल आ ही रहा है। तो इस बार जो मैक्स वेबर को लेकर आया है, सही स्टेटमेंट बताने हैं कि उनके आदर्श नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। यह प्रबल वर्ग के चरित्र को इंगित करता है, प्रबल वर्ग के चरित्र को इंगित करता है, प्रबल वर्ग के नहीं, दुर्बल वर्ग के चरित्र को इंगित करता है आदर्श नौकरशाही सिद्धांत। मतलब सबका उसमें भागीदारी होनी चाहिए, तभी तो आदर्शवादी होगा। और नौकरशाही संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक विशेषताओं के साथ जुड़ी हुई होती है। संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक विशेषता, हाँ कोई स्पेसिफिक उससे नहीं जुड़ी होती कि अमीर गरीब, अमीरी से आप नौकरशाह रखोगे। आप में व्यवहारात्मक विशेषताएं होनी चाहिए, संरचनात्मक विशेषताएं होनी चाहिए। तो मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 47वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्य की जो नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डीपीएसपी के बारे में देखो जस्ट ये करके आए हैं बार हम, अब ये और देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन, कौन सा एक सही नहीं है पूछ रखा है। राज्य की नीति निदेशक तत्वों का पालन राज्य प्रशासन के मामले में के साथ साथ कानून निर्माण में भी करेगा। राज्य के डीपीएसपी का जो उपयोग है ना, राज्य किसमें, कानून निर्माण में भी, हाँ कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए डीपीएसपी का भी यूज करेगा, ये याद रखना है। नैतिक दायित्व है राज्य का, कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं है ये। और राज्य की नीति के निदेशक तत्व गणतंत्र संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं। मैंने अभी बताया ना, वो राज्य के कल्याणकारी जो अवधारणा है उसको मूर्त रूप देने के लिए डीपीएसपी लाए गए दोनों। तो सी स्टेटमेंट है, दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य का नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर अग्रता रखते नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन एक दूसरे पर अग्रता नहीं रखते। सब इसने सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न फैसले जो दिए हैं उनके बेस पर ये डिसाइड किया है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा पूरक, और ये सही नहीं है पूछ रखा है, तो ये आंसर तो सी हो गया। लेकिन पढ़ लेते हैं, राज्य की नीति निदेशक तत्व
न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ना तो फंडामेंटल ड्यूटीज ना ही डीपीएसपी, दोनों को आप इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 49वीं क्वेश्चन उदार लोकतंत्र के बारे में पूछ रखा है। उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? उदार लोकतंत्र के बारे में बात कर रखा है और विशेषताओं को चूज करना है, हमें 3 दे रखे हैं, तो उनमें से कौन कौन से विशेषताएं उदार लोकतंत्र के लिए हैं? तो संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, औपचारिक सामान्यतः विधिक नियमों पर आधारित सरकार, ये सही है, तभी तो उदार लोकतंत्र होगा। नागरिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकारों की प्रत्याभूति होनी चाहिए, तो ये भी सही है, आपको अधिकार मिलने चाहिए उदार लोकतंत्र बनाने के लिए नागरिकों को। राजनीतिक प्राधिकार को संभवतः असीमित शक्ति, ये देखो असीमित शक्ति और उदार लोकतंत्र कहीं से कहीं तक भी इनका मेल नहीं हो रहा, क्योंकि उदार लोकतंत्र बनाना है तो बहुत सारी पावर्स को सेक्रीफाइस करना होगा सरकार को, और बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा जनता को, तो असीमित शक्ति नहीं होती, तो तीसरा गलत हो जाएगा उदार लोकतंत्र के संबंध में। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन की बात करें तो फ्रीटोफाइट पादप कहाँ पर उगने के लिए अनुकूल होते हैं? फ्रीटोफाइट पादपों के बारे में है कि ये कहाँ पर उगने के लिए अनुकूल होते हैं, तो शुष्क वातावरण में जो पौधे जो उगते हैं ना पादप, तो उनको बोलते हैं फ्रीटोफाइट शुष्क वातावरण में। नेक्स्ट नाइडेरिया से संबंधित क्वेश्चन है, ये सीएससी का भी बहुत फेवरेट पोर्शन होता है पादपों के बारे में और ये जीवों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सिलेंट्रेटा जिसको बोलते हैं नाइडेरिया से संबंधित है? कौन सा जीव निडेरिया? ये हाइड्रा एम समुद्री जो एनिमोन है ना, हाइड्रा एम समुद्री एनिमोन इसको बोलते हैं, ये नाइडेरिया से संबंधित है जीव, सिलेंटेरा से संबंधित है, तो हाइड्रा एम समुद्री एनिमोन आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। 52वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी पादप के परोह का प्रकाश की ओर झुक जाना किससे संबंधित है? एग्जाम्पल आप ले लो सूरजमुखी का फूल, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश होगा वो उसी तरफ उसका मुख हो जाता है, तो ये किससे संबंधित है? मतलब क्यों होता है ऐसा, किस वजह से होता है? तो ये होता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, मतलब प्रकाश को लेकर पॉजिटिव इनकी जो अनुवर्तन है उसके चलते ये होता है कि पादप क्या होता है, जैसे ही प्रकाश मिला उसकी तरफ झुक जाता है, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपनी अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती हैं? 53वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा मूल रोम से। पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपनी अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती है? मूल रोम से बढ़ाते हैं। इससे पहले भी ये कोशिकाओं के बढ़ने का, पत्तियों का, जड़ों का हमने पीछे क्वेश्चन किया ही था, वो अपने शीर्ष पर जो होता है, शीर्ष जो होता है उससे बढ़ती हैं धीरे धीरे। 2 क्वेश्चन आगे देखो, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक दाब विद्युत पदार्थ के रूप में क्वार्ट्ज व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसमें क्या होता है? स्फटिक व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है, इसमें क्या होता है एक दाब विद्युत पदार्थ में? तो 54वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो सिलिकॉन होता है किसमें? क्वार्ट्ज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जल मृदुकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? मतलब जल को साफ करने के लिए, मृदुकरण करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो Na6P6O18 ये यूज किया जाता है इसके लिए, Na6P6O18 यूज किया जाता है जल को साफ करने के लिए। यदि एक ऋणात्मक X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है तो इसकी एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? ऋणायन है और X के सोडियम लवण का Na2X है, तो एल्यूमिनियम लवण का क्या हो जाएगा सूत्र? हो जाएगा Al2 और X3। इसको बैलेंस करने के लिए जो ऋणायन सोडियम होगा ना, एल्यूमिनियम 2 को बैलेंस करने के लिए 3 लेना पड़ेगा, X3 Al2 X3। निम्नलिखित एक बिना करो वाली मंद अर्थव्यवस्था जिसके सीमांत उपभोग प्रवर्ती सदैव 0.90 है, तो गुणक का मान क्या होगा? देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना वो कम है तो गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब मनी मल्टीप्लायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस बार ना इसको एक न्यूमेरिकल टाइप में बना के दे दिया कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव 0.90 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक के मान में प्रभाव पड़ेगा, ये ऑलवेज 10 रहेगा, 10% रहेगा, सॉरी 10 रहेगा, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी ना गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सरल कैजियन सिद्धांत किन्स के सिद्धांत के अनुसार आय के विरुद्ध समग्र उपभोग वक्र की प्रवणता होती है। वो किन्स के सिद्धांत में जो आय के विरुद्ध समग्र उपभोग वक्र, मतलब आपकी आय कितनी है और आप उपभोग कितने कर रहे हो,
इसके लिए एक वक्र बनाया था किसने, किन्स ने। तो ये क्या दर्शाता है, ये वक्र आय के विरुद्ध समग्र उपभोग वक्र की प्रवणता क्या होगी, तो इसके अनुसार धनात्मक होगी। 58वें क्वेश्चन में ये आंसर आएगा। 59वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम कीमत प्राइस सीलिंग का एक उदाहरण है, कौन सा एक उच्चतम कीमत प्राइस सीलिंग का एक उदाहरण कौन सा है। तो बिस्कुट के पैकेट पर छपी हुई जो कीमत है ना, वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका प्राइस सीलिंग का, उच्चतम कीमत का बिस्कुट के पैकेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 60वें क्वेश्चन की, तो एक अर्थव्यवस्था में जो अपने उत्पादन संभावना सीमा वक्र पर है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। 60वें क्वेश्चन की बात कर रखा है। तो सीमा वक्र है उसके संबंध में किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को एक वस्तु के कुछ उत्पादनों को छोड़ना होता है या कम करना होता है। अगर एक वस्तु का आपको उत्पादन बढ़ाना है तो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना होगा। ये कौन कहता है, ये सीमा वक्र होता है, उत्पादन संभावना सीमांत वक्र। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो एक वस्तु के उत्पादन को कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मितव्ययिता विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट्स की अवधारणा को किसने बनाया था, मतलब मितव्ययिता विरोधाभास ये जो अवधारणा है ना, ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में। देखो किन्स के बारे में जैसे ऐसा हो गया, जैसे किसी एग्जाम बनाने वाले को किन्स मिल गया कि भाई आज किन्स से टॉपिक पूछना है, किन्स के बारे में पूछना है, तो 2 क्वेश्चन पूछ दिया इससे। एक इसकी अवधारणा दे दी गई मितव्ययिता विरोधाभास जॉन मेनार्ड किन्स की, और एक पीछे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाई है किसने जो वक्र दिया है वो उससे संबंधित क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा से वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित एवं ग्रामीण वनों में विभाजित किया है। वनों का डिवाइडेशन हुआ है तो किस अधिनियम के तहत हुआ है, आरक्षित में, संरक्षित में, ग्रामीण विकास। तो वन अधिनियम जो 1878 है उसके तहत ये विभाजन किया गया है वनों को 3 से 4 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखोगे ना आप तो ये जो ब्रह्मा समाज रिपीट हो गया बिल्कुल, और आर्य समाज के बारे में मैंने साथ साथ बता दिया था 2017 में शायद, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना यहाँ से। इसको कालक्रम की बात करें तो देखो पहले सबसे पहले आता है ब्रह्मा समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय। देन आता है परमहंस मंडली 1849 में, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875-76 में। परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में स्थापित की गई थी। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा ना, अब आपको देखना फिर से एक बार थोड़ा सा, अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपकी समझ में आएगा। इसका आंसर डी है और 34-21 आंसर है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना इस कालक्रम के, मैक्सिमम क्वेश्चन 10 में से आउट ऑफ 6 से 7 का आंसर 34-21 था। अभी तक 3 साल, ये 4थी साल में है। तो उनका जो सम्मिलित करने, हाँ ये जो क्वेश्चन इस टाइप के, उनका आंसर 34-21 था। मैं नहीं बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर 34-21 ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना, अगर हम अभी और देखेंगे आगे ये चलता रहा ना, तो एक रिस्क ले सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे नहीं होते तो जिस भी ऑप्शन में अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो हम एक रिस्क ले सकते हैं इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 64वें क्वेश्चन की, तो सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो 1905 जो स्वदेशी आंदोलन किया था बंगाल विभाजन के बाद में, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सही पूछ रखा है, सही कौन कौन से हैं। पहला, बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किए गए थे 1905 में, सही है। कलकत्ता में भी हड़ताल की गई थी, आंदोलन की शुरुआत नरमपंथ द्वारा की गई थी, परंतु बाद के चरणों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया था, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बाद में 1911 में इस विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत भाषा क्या है। तो संत भाषा क्या है, 65वें क्वेश्चन, संत भाषा है संत निर्गुण रहस्यवादियों की भाषा है संत भाषा। और यदि पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष परिक्रमा पथ की ओर झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता। अगर यहाँ सीधी सी बात है, पृथ्वी अपनी कक्षा में जो 66.5 डिग्री झुकी हुई, 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है ना, और सूर्य के साथ जो 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये अगर नहीं होता तो फिर क्या फर्क पड़ता। तो होता ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि सेम रहती पृथ्वी एकदम एग्जैक्ट सूर्य के चारों तरफ घूर्णन कर रही होती। तो जिस जगह पे जो सर्दी होती है वहां सर्दी, जहां पर गर्मी होना चाहिए थी गर्मी, और जिस जगह पे वसंत जैसा मौसम होता सिर्फ वही होता। झुकाव के चलते क्या होता है, ये शिफ्ट होता रहता है ऋतुओं का, तो ये नहीं होता। आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु, दीप्त मतलब जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता, तो
वो कौन सी है, वो हमें छांटना है। तो सीधी सी बात है, आपने उपग्रह की परिभाषा, कृत्रिम उपग्रह, सॉरी प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह जो है जैसे चंद्रमा उपग्रह, इसकी परिभाषा अगर आपको आती होगी तो आपको एक सेकंड में आंसर मिल जाएगा कि उपग्रह वे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता और वे ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और प्रकाश भी किससे प्राप्त करते हैं, ग्रहों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 68वें क्वेश्चन की बात करें तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज को आपतित होने दिया जाता है तब निर्गत होने वाले किस प्रकाश के लिए अधिकतम विचलन होता है। तो बैंगनी प्रकाश का जो होता है ना विचलन सबसे ज्यादा होता है जब किसी प्रिज्म को श्वेत प्रकाश के एक विकिरण पुंज से आपतित होने दिया जाता है, तो निर्गत होने वाले प्रकाश में से सबसे अधिक विचलन होगा वो बैंगनी प्रकाश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। अरे यार कितनी बार बताऊं मैं, ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, कितनी बार क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन, और इस बार तो चौथा क्वेश्चन है ये ध्वनि तरंगों से, अनुदैर्घ्य तरंगों से। तो इस बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। तो ध्वनि तरंगों के द्वारा ध्रुवण प्रदर्शित नहीं किया जाता, ये हमने पीछे क्वेश्चन ऑप्शन में भी पढ़ा था, क्योंकि ध्रुवण वगैरह किसके द्वारा, वैद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो क्वेश्चन था उसमें दिख रखा था, उसमें एक स्टेटमेंट आया था वो बिल्कुल सही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो ध्रुवण को दर्शाती हैं, और विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, इसलिए वो भी क्या करेंगे, ध्रुवण को नहीं दर्शाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत कौन सा है। विभाजन का सिद्धांत होता है कागज वर्ण लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादित के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन, इन चारों में से अरुणाचल प्रदेश में सदापर्णी वन आच्छादन सबसे ज्यादा पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 72 क्वेश्चन की, जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो होन्सु जो है, होन्सु द्वीप है जापान के, पहले बार 4 द्वीप है, होन्सु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्सु द्वीप है ना, वो सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय राज्यों से गुजरने वाला सबसे, मतलब कौन सा अक्षांश है जो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरता है। तो जो 24 डिग्री नॉर्थ वाला है ना अक्षांश, वो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरता है 24 डिग्री, क्योंकि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया तो उसी के जस्ट साथ वाला होगा जो सबसे ज्यादा राज्यों से गुजरता है, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो 24 डिग्री नॉर्थ भी लगभग 8 या 9 राज्यों से होकर गुजरता होगा, 8 से कम तो नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर से आना है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, और हिमालय पर्वत श्रेणियां का ये क्वेश्चन है ना, ये पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है, किसी भी एग्जाम में ले लो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमनली पूछ लेता है, क्रम क्या होता है। तो हमें क्रम बताना है नॉर्थ से लेके साउथ की साइड में। तो सबसे पहले क्या होता है, काराकोरम, फिर लद्दाख, कलश, एक तो मैं कलश याद रखा था, मैं जब भी मैं इसको याद करता था इस तरीके से कलश याद रखा था, कलश, सॉरी कलश। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये व्रत हिमालय की श्रेणियां हो गई। इसके अलावा पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी, शिवालिक तो सबसे एंड में आता था ना, सबसे लास्ट में शिवालिक आता है, फिर मध्य हिमालय, और फिर लघु, मध्य या लघु, फिर व्रत हिमालय आ जाता है, जो व्रत हिमालय और ट्रांस हिमालय से मिलता जुलता, और इस व्रत हिमालय पर ही कौन पीर पांचाल, धौलाधर श्रेणियां हो गई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें देखो कलश याद रखना आपने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सोनूरान क्या है, सोनूरान क्या है, सोनूरान क्या है। तो ये क्या है, मरुस्थल है सोनूरान। वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है। आपने अगर मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि मरुस्थल स्थल है ये अमेरिका का, सोनूरान, मैक्सिको के साथ में, लगभग मैक्सिको के साथ में लगता हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 76वें क्वेश्चन की, तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ ईस्ट में भी उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थितियों का सही अनुक्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब उधर वेस्ट बंगाल से लेकर नीचे की साइड में तमिलनाडु की तरफ में जो खाड़ियां है ना, तो उनका अनुक्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की। जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आ जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले पाक जलडमरू आता है, फिर पाक की खाड़ी आती है, और फिर मन्नार की खाड़ी आती है, नीचे नीचे मन्नार की खाड़ी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चाहे वियना सम्मेलन हो, इस तरीके के जो भी सम्मेलन है सारे, उनका एक विस्तृत वीडियो हम चैनल पे डालने वाला हूँ, तो जिसमें
स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था ना 1772 से लेकर 2026 में जितने कन्वेंशन है COP30 तक, ये सारे हम उसमें कवर करने वाले हैं और आपके एग्जाम से पहले पहले ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर तो बता दूं मैं, 77 किससे संबंधित है ये, और ये सारे ओजोन चरण, ये तो वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन चरण से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वांट की क्वेश्चन आ गई, मैं इसकी आपको आंसर बता देता हूँ। 78वें क्वेश्चन में ए आंसर है और 79वें क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो डी आंसर आना चाहिए आपका, और 80वें क्वेश्चन में सी आंसर आना चाहिए, 81वें क्वेश्चन में आपका फिर से डी आंसर आना चाहिए, 82वें क्वेश्चन में आपका सी आंसर आना चाहिए आप जैसे सॉल्यूशन करोगे तो, और 83वें क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए सी। 84वें क्वेश्चन की बात करें तो ये फिर क्वेश्चन, ये बहुतंत्र की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। बहुतंत्र की 3 इसमें विशेषताएं हैं और एक नहीं, हमें वो ही सिलेक्ट करनी है, वो ही चूज करनी है। तो सरकार निर्वाचित पदाधिकारियों के हाथों में होती है। बहुतंत्र तो तभी होगा जब सरकार निर्वाचित हो, अगर राजतंत्र होता तो किसी एक के हाथ में होती, तो ये तो सही हो जाएगा। गलत चूज करना है तो ये हमारा आंसर नहीं है। और निर्वाचन में उम्मीदवार होने का अधिकांश प्रतिबंधित होता है, अधिकार प्रतिबंधित नहीं। बहुतंत्र का मतलब होता है कितने भी पार्टियां हो सकते हैं, कितने भी दल हो सकते हैं, कितने भी मतलब ऐसे संगठन हो सकते हैं जो सरकार बनाए, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है और आंसर भी गलत ही पूछ रखा है, तो बी आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक तौर पर सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार, सही है, तभी तो बहुतंत्र है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, आलोचना करने में विरोध करने का आपको अधिकार होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा। गलत कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन धन विधेयक के बारे में 2017 के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा धन विधेयक का और संविधान संशोधन वाला। तो 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है जो हमें चूज करना है। भारत सरकार के दायित्व के लिए किसी वित्तीय भार के संबंध में कानून संशोधन धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मतलब एक ऐसा है जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, तो ये तो आता है भारत सरकार के कोई भी दायित्व है वित्तीय भार से संबंधित कानून संशोधन। इसके अलावा भारतीय संचित निधि में जो भी भुगतान किए जाते हैं वो भी वित्त विधेयक में आते हैं। 117 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई वित्त विधेयक गलत, सभी जो धन विधेयक होते हैं ना वो वित्त विधेयक नहीं होते, तो इसमें क्या कोई वित्त विधेयक, कोई भी क्या मतलब, एक 17(1) में जो कैटेगरी में कुछ विधेयक होते हैं ना वो धन विधेयक की कैटेगरी में आ सकते हैं, अन्यथा पूरे नहीं आते, तो ये गलत हो जाएगा। किसी बात की संचित निधि से धन का वियोजन, ये तो आता ही है, तो ये आ जाएगा सी आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धन विधेयक पर जो अंतिम फैसला जो लिया जाता है कि धन विधेयक है या नहीं, वो कौन लेता है, किस सदन में ये पेश किया जाता है धन विधेयक, आपको इन दोनों का ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86वें क्वेश्चन की, तो ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना, जो अनुसरण करना, जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ, वो भारत के संविधान निम्नलिखित में किस अंश में उत्पन्न है, मतलब कि वो ये है हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना, तो ये किससे जाएगा, किस में जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगा, और किसमें जाएगा, ना तो फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल, टीपीएसपी में ऐसा कुछ कहा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो यूएसएसआर से ग्रहण किए गए हैं ना, स्वर्ण सिंह समिति, 1976 संविधान संशोधन, 51A आर्टिकल, और पहले मूल में 10 और फिर 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, ये सभी इसी के आंसर फंडामेंटल कर्तव्यों का मैंने एक शॉर्ट आपका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने में से कौन सी सत्ता लोक अदालतों का अभियोजन नहीं कर सकती, मतलब अब लोक अदालत नहीं बुला सकती, कौन सी सत्ता है, तो पंचायत समितियों पर आप लोक अदालतें नहीं लग। इसके अलावा तालुका विधिक सेवा समिति कर सकती है, जिला प्राधिकारी कर सकता है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कर सकती है। लोक अदालतों का अभियोजन, पंचायत समिति पर लोक अदालत नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 88वें क्वेश्चन में पर्यावरण का है, इको रेडिकल्स, अतिवादी जो है पर्यावरण के, उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही स्टेटमेंट कौन सा है, वो हमें देखना है। इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। रेडिकल अतिवादी हैं और इनका मानना बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनके मानते हैं कि पृथ्वी पर जो मानव समाज है पृथ्वी की वहन करने की क्षमता पर सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं, ये भी सही है। कम उपभोग उन्मुख कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर भी बल देते हैं। तीनों के तीनों सही है इनके इको रेडिकल्स के संबंध में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 89वें क्वेश्चन की, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा समाज, प्रार्थना समाज, मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन को पहले इसका जो बेसिक है ना वो कर चुके हैं। पहले बात, अगर आपको भी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रार्थना समाज है किसका। हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था,
तो उसका उन्होंने जो संस्था स्थापित की थी उसका क्या नाम था, आपको ये भी बताना है। तो 89वां जो क्वेश्चन है इसमें हमें सही बताना है प्रार्थना समाज के बारे में। तो इसके बारे में देखें तो पहला इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना, महाराष्ट्र पर आधारित था, इसका विश्वास एक ईश्वरवाद में था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ब्रह्मा समाज को बहुत प्रभावित किया था, नहीं ये ब्रह्मा समाज को प्रभावित नहीं किया था। तो 1, 2, 3 जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपको हिंट मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आरंभिक जो राष्ट्रवादियों ने 1892 में काउंसिलिंग एक्ट का जो विरोध किया था, 1892 में किसने, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जो 12 एक्ट था 1892 का, उसका विरोध किया था। क्यों किया था? तो वो किया था, इस एक्ट में सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं दिया गया था, कि जो भी सार्वजनिक कोष हैं, जो फंड है, उन पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने विरोध किया था इसका। वासुदेव बलवंत फड़के के इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कि 1870 के दशक में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने, इसलिए इनको जाना जाता है भारत के इतिहास में। निम्नलिखित में से स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरंभ से शुरू। तो 92वें क्वेश्चन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है पहले तो, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर मद्रास महाजन, पूना के बाद में और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो 1886 में बनता है। 1886 के लगभग कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ मद्रास महाजन सभा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, कहाँ पे, वहीं पे बनाई थी, इंग्लैंड में बनाई थी। फिर पूना सार्वजनिक सभा बनती है, फिर देन पूना के बाद में मद्रास, और देन तो 1, 2, 3, 4 ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तायुमानवर या तयुमवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप में लिखी गई थी, इसलिए ये जो तयुमवर है या तायुमानवर है, ये सितार कविता इनकी ये प्रसिद्ध है जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखे गए जाने के कारण। HDI के बारे में, मानव विकास सूचकांक के मान के अनुसार अवरोही क्रम देश का सही विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? HDI के देश कंट्रीज बताना है, सही क्रम बताना है। अवरोही मतलब सबसे ज्यादा HDI इंडेक्स किसका है, फिर कम कम कम, इस तरीके से अवरोही क्रम 94। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, ये इसका सही क्रम है। सबसे ऊपर टॉप पे नॉर्वे है, देन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड है। 95वें क्वेश्चन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन बायोम के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? एक चीज ऐसी है जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बायोम में से वाले वनों में नहीं आती, वो क्या है? एक तो निकोट्रोपिक्स, वस्तुतः वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं, सही। इंडो मलेशियाई क्षेत्र मूलतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य सागर, सदापर्णी वर्षा वनों को छोड़कर, ये भी सही है। पूर्वी अफ्रीका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम में ये नहीं पाए जाते, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाएंगे जो भूमध्य सागर ये रेखा है ना, मतलब इक्वेटर है, उसके आसपास के क्षेत्रों में। जबकि उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका तो जो कर्क रेखा है ना, उससे भी ऊपर है, तो वहां पे ये नहीं पाई जाती पतझड़ी वन जो वायु में। तो इसलिए डी आंसर गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था, सही नहीं पूछा था। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ गोलार्ध के बीच में जो पेटी होती है उसको डोलड्रम कहते हैं। तो इसके बारे में सही जो है उनको चुनना है। सही स्टेटमेंट कौन कौन से डोलड्रम के संबंध में? तो पहले भूमध्य सागरीय प्रशांत पेटी की बात करें, प्रशांत मंडल, हाँ ये भूमध्य सागरीय प्रशांत मंडल में पड़ती है, मैंने बताई ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में। शांत वायु हल्की पवन, यहाँ पर भूमध्य सागरीय विषुवतीय पवन चलती है, जो बहुत ही शांत है, बहुत ही हल्की है। और इसके अलावा तूफानी 40 है, ये तो 40 डिग्री जो साउथ है ना, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, तो तीसरा तो नहीं होगा। और अवस्थिति एवं विचार दोनों में परिवर्तनशील है, तो ये लोग इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी गुम्फित सरिता द्वारा स्थूल अपरिष्कृत जलोढ़क निक्षेपों के हल्के से ढालू संचय को किस रूप में जाना जाता है? गुम्फित सरिता स्थल के द्वारा अपरिष्कृत जलोढ़क निक्षेपों के हल्के से ढालू संचय को किस रूप में जाना जाता है? तो जलोढ़ पंख बोलते हैं इसको। धीरे धीरे जो है ये जो निक्षेप लेकर आएगी नदियां, और एक पंखों के समान स्ट्रक्चर बनाएगी, इसको जलोढ़ पंख बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा जलवायविक भूवैज्ञानिक सूचक नहीं है? पूरा जलवायविक भूवैज्ञानिक सूचक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक? तो जो वाष्पनज निक्षेप है ना, वो नहीं है, बल्कि सरोवर निक्षेप, बर्फ की चादरें, हिमोड और अवसादी निक्षेप है। ये बहुत ही पहले के, मतलब
पूरा जलवायु भू वैज्ञानिक सूचक हैं। आप 11वीं की एनसीईआरटी जो पढ़ोगे ना ज्योग्राफी, तो उससे ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। वाष्प नजनिक शेप है ना, ये पूरा जलवायु की नहीं है, बल्कि सारे अवशेष जो हैं वो सारे पहले के जलवायु का अवशेष हैं। इंस्पायर जो भारत सरकार की एक जारी पहल है, इसलिए इंस्पायर जो है वो क्यों लाई गई थी ये इनिशिएटिव, तो ये लाई गई थी विज्ञान एवं अनुसंधान हेतु प्रतिभा आकर्षित करने के लिए। इंस्पायर इंस्पायर अवार्ड जो दिया जाता है ना, एक बार विज्ञान अनुसंधान हेतु प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए लाई गई थी। तो 99 में ये आंसर हो जाएगा। 100वें क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 101वें क्वेश्चन का आंसर सी। क्योंकि हम ना 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें ये हर साल के एक एक साल को हम पिक करेंगे क्वांट के लिए। 102वें क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। 103वें क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए आपका वो बी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रही है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर फिर इसको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 104वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाना चाहिए बी। 105वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी आना चाहिए क्या, ए आंसर आना चाहिए इसका। अब वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी होती है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। अभी हाल फिलहाल में जो वित्त आयोग है ना, वो जो चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग बनाया गया। अरविंद पनघरिया इसके अध्यक्ष थे। तो इसकी रिकमेंडेशंस हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछता है वित्त आयोग से। और इस बार बनना है, 5 साल के लिए रहता है। तो ये जो सदस्य चुने जाते हैं उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या अपेक्षाएं की जाती है। फिर तो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उसी रूप में नियुक्त किए जाने वाला कोई अहर्त कोई व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कोई न्यायाधीश ही जो है वित्त आयोग का सदस्य बने, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों का प्रशासन में व्यापक अनुभव हो, ये सही है। अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान भी हो, ये भी सही है। और तो बी और सी, इसका 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर एवं गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी थी। तानसेन या बैजू बावरा या लाल कलावंत या रंग खां कलावत। तो बैजू बावरा था ना, उसने तोमर एवं गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी थी। वहीं मान सिंह जो था, सॉरी, जो तानसेन जो था वो किसके दरबार में था, आपको ये बताना है, क्योंकि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। सूफी कृति कस्ब अल महजूब के लेखक कौन था। सूफी जो कृति है कस्ब अल महजूब का लेखक कौन था, तो इसके जो लेखक थे हैं वो है अबुल हसन अल हुज़वीरी है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 1924 में कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी। 1924 में कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी जो गुप्ता है ना, इनको कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र के मामले में जेल हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनों एवं उनके संस्थापकों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। 3 सही है, 1 सम्मिलित नहीं है। नेशनल लिबरल फाउंडेशन की बात करें, लिबरेशन फाउंडेशन, तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं तेज बहादुर सप्रू और S.R. नायकर, ये बिल्कुल सही है, S.R. नायकर और तेज बहादुर सप्रू। जमायत उल उमाया ए हिंद जो है मौलाना महमूदल हसन शेख उल हिंद के द्वारा बनाया गया है। जमायत उलामा ए हिंद, सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो बाल गंगाधर तिलक की थी, ये बिल्कुल सही है। गलत पूछा है, 3 सही हो चुके हैं, तो आंसर तो मिल ही गया हमें, डी आंसर आएगा। कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, वो M.N. रॉय पार्टी, इसको M.N. रॉय पार्टी हो गई, तो ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये अलग रहकर M.N. रॉय है ना, सॉरी, हाँ, M.N. रॉय की नहीं थी ये, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इससे जुड़ी हुई नहीं थी M.N. रॉय। जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 111वें क्वेश्चन की, तो कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। मतलब आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, इनर प्लेनेट क्या होते हैं, पार्थिव प्लेनेट क्या होते हैं, कई सारे ये की इसी के नाम होते हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच के ग्रह गलत, पृथ्वी क्षुद्र ग्रह की मेखला के बीच, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, फिर क्षुद्र प्लेट आती है, इसके जो ये जो 4 ग्रह हो गई, तो ये इनको आंतरिक। इसके अलावा आगे के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और जो है नेपच्यून जो है, उनको क्या बोलेंगे,
आउटर प्लेनेट बोलेंगे, जोवियन ग्रह भी बोलेंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूआकृति दे रखा है और कारक दे रखा है और हमें सम्मिलित करना है। लोएस क्या होंगे? लोएस होंगे वायु के निक्षेप। आपने अपर्दन वाला चैप्टर जो है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उसमें ये सारे दिए गए हैं। ट्रोम्बोलो क्या होते हैं? ट्रोम्बोलो जो है वो समुद्र के जो निक्षेप हैं वो ट्रोम्बोलो हो जाएंगे। पॉइंट बार क्या होंगे? नदी के निक्षेप, जिसको विसर्ग विसर्ग बनाते हुए विसर्ग को नदी निक्षेपित होगी। और हिमोड बनेंगे, हिमनद से हिमोड बन जाएंगे, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन 2018 में भी दिया हुआ था ना, पता है ना, उसमें पूछा हुआ था, 4 चीजें दी रखी थी, उनको मैं बताना था। ये नदियों के बारे में है, कौन सी नदी है? तो एक में तो आ जाएगी कृष्णा नदी, कृष्णा जो गोदावरी के साथ डेल्टा बनाती है। और 2 नंबर में कौन सी आ जाएगी? पेन्नार आ जाएगी। 3 नंबर में कौन सी आ जाएगी? कावेरी आ जाएगी। और सबसे लास्ट में आ जाएगी कौन सी? वेगई नदी जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वांट के क्वेश्चन 114वें का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ सी, 115वें का बी, 116वें क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए आपका वो आना चाहिए 116वें क्वेश्चन का डी आंसर आना चाहिए। 170वें क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए? आर्य समाज के विषय में सही है। सही आर्य समाज की स्थापना हमने पढ़ चुके हैं, इसी पेपर में भी पूछ चुका है दोबारा से। तो इससे के संबंध में सही स्टेटमेंट हमें चुनने हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो व्यापार इन जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार रहा था आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती तो सही है। इसने शुद्धि एवं सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की थी आर्य समाज, दयानंद सरस्वती का है। और उन्हें शुद्धिकरण पर तो विशेष बल दिया था। वेदों की ओर लौटो भी वो जो है उनका नारा भी था। आर्य समाज के मध्य वर्गियों का नेतृत्व हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने किया था। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की थी, ये भी सही है, तीनों से जुड़े हुए थे। और ब्रह्मा समाज की तुलना में आर्य समाज में सदस्य कम थे, ऐसा नहीं था, आर्य समाज में सदस्य ज्यादा थे। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, 3 सही हो जाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 118वें क्वेश्चन की, महात्मा गांधी के सत्याग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही स्टेटमेंट हमें देखना है महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह हैं उनके बारे में। तो पहला, दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए उनके अभियानों के दौरान ही गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, ये बिल्कुल सही है। सत्याग्रह के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, सत्य और अहिंसा, कोई शक नहीं, सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध स्वयं को कष्ट पहुंचाकर करते हैं, न कि विरोधियों को कष्ट पहुंचाकर। गांधी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी, अगर आपके कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना, यही सत्याग्रह का लोगो है, मोटो है। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था। भारत के संदर्भ में देखोगे तो चंपारण में सबसे पहले यूज किया गया था इस सत्याग्रह का, तो ये भी सही है। तो इसकी आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 119वें क्वेश्चन की बात करें तो सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते, सही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी इनके सही नाम होते थे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट सातकर्णियों के बारे में क्या कहता है कि सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशी होता था। ये जो सिंहासन चलाते आ रहे थे ना वो तो पिता के वंश, जैसा पैट्रियार्की जिसको बोलते हैं उससे, लेकिन नाम जो इनके होते थे ना वो मातृवंशी होते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, इस तरह से माता के नाम से नाम, लेकिन काम पिता के वंश से होता था। तो सी आंसर सही है दोनों स्टेटमेंट। इसके अलावा दर्रे दे रखे हैं सिक्किम में, सॉरी सीमा पूछ रखा है, ये सिक्किम हो गया। कल जो पूछा था सिक्किम के बारे में कि कौन से संविधान संशोधन से, सॉरी 17 में पूछा था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, सह राज्य का दर्जा मिला था। अब इसमें पूछ रखा है कि सिक्किम के साथ सीमा कौन कौन सा देश, किस साइड से कौन सा देश साझा करता है। इधर देखो नेपाल जुड़ जाएगा सिक्किम से, और पूर्व साइड में इधर ऊपर की साइड में तो चीन, इधर नीचे देखोगे तो भूटान इससे थोड़ा लगा हुआ हो जाएगा, भूटान इससे लगा हो जाएगा, और ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो इसका आंसर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है। एक ट्रेन निर्मित की गई है भारत के द्वारा, खुद के द्वारा, तो उसको नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम NCAP वर्ष 2024 तक भारत में कम से कम 102 शहरों में कणिकीय पदार्थ जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उनको 20% से 30% तक कम करने का टारगेट रखता है। कौन? NCAP के द्वारा 2024 तक। साधारण की तुलना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो बेस ईयर लिया गया है ना वो क्या लिया गया है, वो लिया गया है 2017 को बेस ईयर लिया गया है इसका। इसके अलावा भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से किस एक
अग्नि पंक्ति ध्वंसक पोत को मई 2019 में सेवा मुक्त या डिकमिशन कर दिया, मतलब सेवा मुक्त कर दिया, रिटायर कर दिया गया है। तो INS जो रणजीत है उसको रिटायर कर दिया गया है, मई 2019 की बात है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में AH-64E फर्स्ट एपास गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो ये USA से प्राप्त किया है। चूंकि 2019 का पेपर है तो उस टाइम के करंट अफेयर है। अभी इस साल तो सबसे ज़्यादा ये जो रक्षा प्रौद्योगिकी है ना, डिफेंस प्रौद्योगिकी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार पे पार चले जा रहे हैं इस साल कंप्लीट। तो ये थीम मिल गई इससे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था? जिसने जलवायु आपात की घोषणा की है, ऐसा पहला देश जो है वो है UK है, यूनाइटेड किंगडम, जो भी ग्रेट ब्रिटेन है उसने घोषणा की है जलवायु आपात की। तो ये पहला देश था जिसने जलवायु आपात की घोषणा की थी। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था जिसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस की डिस्कशन किया और इसमें भी हमें देखने को मिला कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अभी भी थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो एक एक टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन और हर साल पे रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी, बहुत सारी थीम आपको मिलेंगी, आपकी स्टडी को अच्छे से डायरेक्शन दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो 2020 का 21 का 22 का 23 का ऐसे 25 तक अभी बाकी हैं, तो जुड़े रहना इसी से। धन्यवाद।